आप देख रहे हैं प्रत्येक दिन आज भी मेरे साथ ज्योग्राफी एनसीईआरटी पर आधारित हम लगातार इसमें पढ़ते जा रहे हैं। अब जलवायु विज्ञान का ये दूसरा टॉपिक इस क्लास में शुरू होने वाला है, जिसका नाम है वायुमंडल का संरचना और संगठन। वायुमंडल का संरचना और संगठन आज हम इस अध्याय से परिचित होंगे। नए पुराने जो भी विद्यार्थी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल पे आए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए न जाए। बने रहिए मेरे साथ इस एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास में 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को एक साथ जोड़कर पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं विकास चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। बने रहिए मेरे साथ इस लाइव चर्चा में और करते रहिए अपने ज्ञान की वृद्धि। आज का बड़ा हिट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसका नाम है वायुमंडल का संरचना और संगठन। विद्यार्थियों, इस एनसीईआरटी पैटर्न आधारित क्लास के लेने के बाद आप एनसीईआरटी के गुरुत्वाकर्षण दायरे से बाहर होंगे। बने रहिए मेरे साथ प्रत्येक दिन इस प्रत्येक सेशन में, करते रहिए अपने ज्ञान की वृद्धि। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। वायुमंडल का संरचना और संगठन। अब ये देखना है कि ये वायुमंडल ही क्या है। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, वायु और मंडल। वायु और मंडल 2 शब्दों से बना है। इसके बाद इसका संगठन और इसकी संरचना। ध्यान से समझिए। वायुमंडल का संरचना और संगठन। वायुमंडल शब्द हिंदी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, वायु और मंडल। वायु क्या है? वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का, जैसे ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का, विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। यांत्रिक मिश्रण है और इन्हीं यांत्रिक मिश्रणों का पृथ्वी के चारों तरफ घेरा है। पृथ्वी के चारों तरफ घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। मैंने बताया कि वायुमंडल हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वायु का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण है वायु।
और मंडल, मंडल यही विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है, जिसे जिसे वायुमंडल कहते हैं, जिसे वायुमंडल कहते हैं। देखो, कहानी आगे बढ़ रही है और आप लगातार चर्चा प्रति चर्चा करते चले जा रहे हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो आवरण है, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो आवरण है, यही आवरण ही वायुमंडल के नाम से जानी जाती है। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वायुमंडल कैसे बना और वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्यों पृथ्वी ने अपने चारों तरफ वायुमंडल का निर्माण किया। विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्लास आपके समूल ज्ञान को बढ़ाने में बड़ा लाभ करेगी। चलिए आगे चलते हैं। आपने देखा कि पृथ्वी के चारों तरफ, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ वो क्षेत्र जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पृथ्वी अपने चारों तरफ के जहां तक के अंतरिक्ष को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के साथ रोक पाने में, आकर्षित कर पाने में सक्षम हुई, यही पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है। ध्यान से समझते चले जाइए। मैंने कहा कि प्रत्येक पिंड का अपना द्रव्यमान होता है, प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के अनुसार कुछ घनत्व धारण करता है, तो उस घनत्व के अनुसार उस पिंड का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है और उसी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पिंड अपने चारों तरफ के वस्तुओं को आकर्षित करने का काम करता है। वायुमंडल, वायुमंडल। देखो तो परिभाषा क्या बन जाती है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अर्थात जो पृथ्वी का जो घनत्व है, अपने घनत्व के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपने चारों तरफ, पृथ्वी अपने चारों तरफ के, चारों तरफ के अंतरिक्ष को, चारों तरफ के अंतरिक्ष को आकर्षित कर लेती है और यही आकर्षित किया हुआ क्षेत्र ही वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी अपने चारों तरफ अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जिन क्षेत्रों को हायर करती है, इस कवर को धारण करती है, यही पृथ्वी का वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई वस्तु इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो अपने आप पृथ्वी से अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। तो पृथ्वी के चारों तरफ गैस, धूलिकण,
जलवाष्प को पृथ्वी जो आकर्षित कर ली है, यही पृथ्वी का वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। ये दायरा कितना होगा? कहते हैं ये दायरा पृथ्वी से सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई का क्षेत्र चारों तरफ पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित कर रखा है। यही पृथ्वी का वायुमंडल है। ये पृथ्वी के चारों तरफ तब तक रहेगा जब तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता रहेगा। तो स्पष्ट हो गया, पृथ्वी के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घिरा हुआ अंतरिक्ष का वह भाग जिसमें धूल, गैसें, जलवाष्प इत्यादि पाए जाते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों तरफ आकर्षित हुए रहते हैं। यही क्षेत्र पृथ्वी का वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। इनमें गैस, जलवाष्प और धूलकण बड़े पर्याप्त मात्रा में होते हैं। देखो, ये जो धूलकण है, ये जो जलवाष्प है, ये जो गैसें हैं, इन सबका अपना अपना महत्व है या अपना अपना इनका उद्देश्य है। इन तमाम साक्ष्यों को पढ़ने के लिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। देखो, मैंने बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ जलवाष्प, धूलिकण और गैसों का आवरण है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के दायरे में आता है, पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में आता है। इन्हीं से मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल का संगठन होता है। तो अब आपको मैं बताऊं कि पृथ्वी के वायुमंडल का जो संगठन है वो पृथ्वी के कैसे हुआ। पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण बना, चारों तरफ एक आवरण बना, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, इस वायुमंडल की अगर संगठन की बात करें, कैसे बना है, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वायुमंडल का जो निर्माण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ है। चारों तरफ का भाग, जैसे आप जाते हो बाहर मार्केट में निकलते हो तो आप अपने कपड़े से अपना चेहरा ढक लेते हो। तो क्यों चेहरा ढकते हो? क्योंकि धूल-कण, मिट्टी आके आपके चेहरे पर न लगे। अब क्यों धूल-कण, मिट्टी आपके चेहरे पर आके चिपक जाती है? क्योंकि आप भी एक पिंड हो और आपका भी घनत्व है और आपके घनत्व के अनुसार आपका भी गुरुत्वाकर्षण बल है। ध्यान से समझना। इसीलिए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोटा पिंड बड़े पिंड
छोटे पिंड को आकर्षित कर लेते हैं। बच्चे, जब आप जाते हो रोड पर तो जो उड़ते हुए धूल कण है वो आपके आकर्षण बल के कारण आपके चेहरे पे आकर चिपक जाते हैं। तो ये गुण होता है, प्रत्येक बड़े घनत्व का पिंड छोटे घनत्व को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे आप रोड पर निकले, सज बज के जा रहे हैं स्कूल, तब तक पीछे से कोई आपको फॉलो करने लगा, घिंच के आने लगा, आप आगे आगे, वो पीछे पीछे। जैसे आपने पीछे मुड़ के देखा तो कहीं बेचारा जाके छुप गया। तो बच्चे, आप उसके ऊपर दया करो, विज्ञान का नियम फॉलो करो कि बड़े गुरुत्वाकर्षण का पिंड छोटे गुरुत्वाकर्षण के पिंड को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो उस पिंड की तो गलती नहीं जो आपके पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार आपका घनत्व ज्यादा है, आपका द्रव्यमान ज्यादा है, आपका घनत्व ज्यादा है, और वो पिंड कम घनत्व का है, कम गुरुत्वाकर्षण बल का है, इसीलिए आप आगे आगे जा रहे हैं तो आपके वो पीछे पीछे आ रहा है। उसे रोको, कह दो कम घनत्व कम गुरुत्वाकर्षण के पिंड, मेरा मार्ग अलग है, इस मार्ग पर आप मत आओ, नहीं पीछे पीछे चलते चलते आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। समझा के उसे लौटा दो, जान लो कि यह भटकता हुआ पिंड आपके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के दायरे में आ गया। तो भारी पिंड सदैव हल्के पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। समझ गए बात हमारी? हाँ, इसलिए कभी नाराजगी नहीं, कभी गुस्सा नहीं। कोई भटकता पिंड अगर आपके पीछे हो ले तो 2 मिनट रुक के उसे समझा के अपने से टाल दीजिए कि देख पिंड, तू हल्के गुरुत्वाकर्षण का है, मैं भारी गुरुत्वाकर्षण की हूं, इसीलिए तो मैं आपको खींच रही हूं। तो ये विज्ञान का नियम है। उच्च गुरुत्वाकर्षण का पिंड निम्न गुरुत्वाकर्षण के कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे आपके चेहरे पे धूल के कण आपके चेहरे से आपके आकर्षण बल के कारण आपके चेहरे से चिपक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई भी पिंड अपने से छोटे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। तो ध्यान रखें, पृथ्वी भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चूंकि बड़ा पिंड है, अपने चारों तरफ एक आवरण बनाती है और जिसे पृथ्वी का हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ये रहा पृथ्वी पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी ने जो अंतरिक्ष का भाग अपने साथ आकर्षित कर लिया, वही पृथ्वी का वायुमंडल बना। अब देखो, इस वायुमंडल के संगठन पे अगर बात करें, इस वायुमंडल की संरचना नहीं, पहले संगठन का बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। अगर पृथ्वी ने अपने चारों तरफ नेचुरल रूप में एक वायुमंडल का निर्माण किया है, तो इस वायुमंडल के निर्माण करने का भी कोई न कोई कारण होगा। इस कारण के चलते बाबू, इस कारण की खोज करेंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, इसे पृथ्वी ने अपनी चारों तरफ क्यों बनाया होगा, क्यों इसका निर्माण किया होगा। अगर इस वायुमंडल का संगठन हुआ तो किन किन पदार्थों से हुआ, इस पर नजर डालेंगे तो ये हम मान लेंगे कि पृथ्वी ने जो अपने चारों तरफ जो आवरण लिया हुआ है, जो आवरण का निर्माण किया है, इस आवरण का भी अपना कोई न कोई उद्देश्य है, कोई न कोई कारण है। बने रहिए मेरे साथ इस लाइव चर्चा में। इसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। विद्यार्थियों, मेरा ढेर सारा प्यार, लव यू बच्चों। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आज क्लास में आएंगे, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। मेरा ढेर सारा प्यार करते रहिए मेरे साथ। अपने ज्ञान की वृद्धि, मैं विकास चतुर्वेदी आपके ज्ञान को एक मजबूत आधार देने का काम करूंगा। विद्यार्थियों, प्रत्येक दिन की तरह ये लाइव सेशन एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित, अगर इस क्लास को सीरीज वाइज आपने पढ़ लिया तो एनसीईआरटी के दायरे से आप बाहर हो जाओगे। ये भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आलोकन एकेडमी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है
कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देना। विद्यार्थियों, इस ऐसे आधारभूत शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। हमारे जितने भी टीचर्स होंगे, जितनी भी क्लासें होंगी, सब गुणवत्ता पर आधारित है, जो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न को पूरा करती है। बने रहिए मेरे साथ प्रत्येक दिन इस लाइव सेशन में। मेरे विद्यार्थियों, चैनल पर अपने दोस्तों को जरूर बुलाइएगा एक बार ही सही देखने के लिए, और इस वर्धक क्लास से आप परिचित होते रहिए। आते हैं इस पैटर्न को आगे लेके चलते हैं। समझना है जरूरी। अगर इन तथ्यों को नहीं समझेंगे कि आईएएस पीसीएस में आरएएस में क्यों का जवाब खोजा जाता है, अगर ये वायुमंडल बना तो क्यों बना, ये संगठन बना, इसके अंदर जो पदार्थ हैं इनके रहने का कारण क्या है, इनके क्या प्रभाव है, इस प्रकार के आईएएस के पैटर्न बदल चुके हैं विद्यार्थियों। और ऐसे समझ को जब एक बार माइंड सेट कर लेंगे तो इसी प्रकार पढ़ना शुरू कर देंगे समस्त सब्जेक्टों को। आप बने रहिए, देखते रहिए। मैंने कहा पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए, अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पृथ्वी ने अपने चारों तरफ एक आवरण ओढ़ लिया, और ये आवरण ही वायुमंडल के नाम से जाना गया। अंदर चलते हैं, देखते हैं इसका संगठन कैसे हुआ। कहते हैं बाबू, अगर वायुमंडल को बारीकी से देखा जाए, अगर वायुमंडल का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो ये पता चलता है कि इस वायुमंडल में कौन कौन से तत्व हैं जो ये मिलकर इस वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं पहला क्या है, वायुमंडल के संगठन में पहला जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है जल वाष्प। जल वाष्प वायुमंडल में जल वाष्प है। दूसरा धूलि कण है। धूल कण है, जलवाष्प है, धूल कण है, और गैसें हैं। जलवाष्प है, धूल कण है, और गैसें हैं। बच्चों, इन्हीं तीनों मूल्यों से हमारे वायुमंडल का संगठन हुआ दिखाई देता है। देखते हैं कि अब इस जलवाष्प का भी अपना महत्व है, धूलि कण का भी अपना महत्व है, और गैसों का भी अपना महत्व है। जब इन तीनों का महत्व समझ लेंगे तो एक टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा, वायुमंडल का महत्व। ध्यान से समझिए, वायुमंडल का महत्व आपसे सवाल में बार बार पूछा जाता है, जीएस मेंस तक पूछा गया कि वायुमंडल का क्या महत्व है। अगर हम वायुमंडल के महत्व को अगर समझना है हमें, तो एक बात मैं आपसे बता दूं कि हम वायुमंडल में जलवाष्प का क्या महत्व है, एक एक करके संगठन है ना, ये वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प का क्या रोल है, धूलि कणों का क्या रोल है, और गैसों का क्या महत्व है। अगर इन तीनों के महत्व को अगर हम पढ़ लें तो हम अपने आप वायुमंडल के महत्व को समझ जाएंगे, तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम जल संगठन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि वायुमंडल का जो निर्माण हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण पृथ्वी ने किन किन पदार्थों को अपने चारों तरफ लिया, और इन पदार्थों को अगर लिया तो इन पदार्थों के लेने का कारण क्या है और इनका प्रभाव क्या है। क्योंकि वर्तमान समय में आईएएस का जो सवाल निकालने का जो प्रयास करते हैं बोर्ड मेंबर, जो पेपर सेटर है, वो कारण को भी जानते हैं। कोई कार्य हुआ है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण मौजूद है, इसलिए कथन कारण का सवाल आता है आपसे
कि ये कार्य हुआ है तो इसका कारण क्या है। अगर कोई कारण होगा विद्यार्थियों तो उसका प्रभाव भी होगा। कोई भी कार्य होगा किसी कारण से होगा, जब हो जाएगा तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो इसके प्रभाव को भी देखेंगे। 3 फैक्टर हो गए। अगर नेगेटिव प्रभाव है तो एक आईएएस के तर्ज पर हम ये सोचने का प्रयास करेंगे कि इसका निराकरण क्या है, इसे दूर करने के उपाय क्या है। ध्यान रखिएगा, इसी पैटर्न पर मैं आपकी समझ विकसित करने का काम कर रहा हूं। देखो, वायुमंडल का संगठन हमने हेडिंग दे लिया है और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि वायुमंडल के संगठन में धूलिकण, गैसें और जलवाष्प मिले हुए। तो जलवाष्प भी तो गैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग देख लेंगे कि इसका क्या है, क्या प्रभाव है, क्या चीजें। तो सबसे पहले उठाते हैं वायुमंडल के संगठन में पहला टॉपिक जलवाष्प। वायुमंडल के संगठन में, वायुमंडल के संगठन में पहला अध्याय उठाते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है, वायुमंडल के संगठन। वायुमंडल का संगठन में पहला संगठन देखेंगे जल वाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति, जलवाष्प, जल धन वाष्प, ये भी हिंदी भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। जल धन वाष्प, जलधन वाष्प शब्द से मिलकर बना है। अर्थात वायुमंडल में जल का गैसीय रूप पाया जाता है। वायुमंडल में जल का गैसीय रूप पाया जाता है। वायुमंडल में जल का गैसीय रूप पाया जाता है, जिसे जल वाष्प कहते हैं। जल के गैसीय रूप को जल वाष्प कहते हैं। अब देखो, जब सूर्यातप, जब विजेंदर मीना, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चा। वायुमंडल में जल का गैसीय रूप पाया जाता है। कैसे बनता है? जब सूर्य की किरणें, सूर्य का तापमान, जब सूर्य का तापमान जल मंडल पर पड़ता है, जल मंडल पर पड़ता है तो जल गैसीय रूप धारण कर लेता है। गैसीय रूप धारण कर लेता है और हल्के होने के कारण ऊपर उठता है। हल्के होने के कारण ऊपर उठकर वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। बच्चों, बने रहिए मेरे साथ, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्लास में करते रहिए, अपने ज्ञान की वृद्धि, समझते रहिए इन अध्यायों को।
सूर्य का तापमान जल मंडल पर पड़ता है और जल गर्म होके गैसीय रूप धारण कर लेता है। बाबू, अब क्या हुआ? अब जब ये हल्का होकर ऊपर गया तो ये पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण के रूप में बन जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि इसका महत्व क्या है जलवाष्प का, जल वाष्प का, जल वाष्प का महत्व क्या है? देखिए, ये जो जलवाष्प है, ये अगर जलवाष्प न होता, जलवाष्प का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जल वाष्प के कारण ही धरातल पर आगे बताऊंगा वर्षा संभव हो पाती है, वर्षा संभव हो पाती है, वर्षा संभव हो पाती है। जल वाष्प के कारण ही धरातल पर वर्षा संभव हो पाती है, जिससे जल का धरती पर संतुलन बना रहता है, जल का पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। ये पहला महत्व है, अर्थात पृथ्वी पर वर्षा करके जल का संतुलन करना ही जलवाष्प का महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इसके साथ एक काम और करता है जलवाष्प, वो जरा नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता। देखिए क्या काम करता है। कहते हैं एक काम ये करता है कि सूर्य से आने वाला जो तापमान होता है, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है और ये जलवाष्प है। जब सूर्य की किरणें आई तो ये किरणें धरातल पर गई, फिर किरणें निकली, आते जाते सूर्यातप के कुछ मात्रा को ये जलवाष्प सूर्यातप के मात्रा को कम कर देते हैं, अवशोषित कर लेते हैं ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। जो वायुमंडल के तापमान को, जो वायुमंडल के तापमान को न बढ़ने देता है और न घटने देता है, वायुमंडल के तापमान को व्यवस्थित करता है। वायुमंडल के तापमान को व्यवस्थित करता है ये, कहते हैं। इसीलिए जलवाष्प को पृथ्वी का थर्मोस्टेट कहते हैं। जल वाष्प को पृथ्वी का थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट सवाल आ चुका है। थर्मोस्टेट टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये जो जलवाष्प है ये पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को व्यवस्थित करके न बढ़ने देता है और न घटने देता है। बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए
अपने ज्ञान में वृद्धि। विद्यार्थियों, जो नए बच्चे हैं, चैनल पर आ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को बिना बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे, जिससे इस क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आलोकन आयुष एकेडमी के प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इस पर आपके लिए ज्ञानवर्धक कक्षाओं का, क्लासों का आयोजन किया जाता है। बने रहिए, समझिए मेरी बात को। इस प्रकार के क्लासें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती है। अब यहां आपने देख लिया कि जलवाष्प क्यों जरूरी है वायुमंडल में। अगर जलवाष्प नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, सूर्य से आने वाली ऊष्मा के कुछ भाग को ये अवशोषित कर लेता है और इससे तापमान को बराबर व्यवस्थित करने का भी प्रयास करता है। इसीलिए न तापमान बढ़ने देता है और न तापमान घटने देता है। इस प्रकार ये तापमान को, वायुमंडल के तापमान को अगर व्यवस्थित करने का काम कर रहा है, तो इसे हम जलवाष्प को हम वायुमंडल का, पृथ्वी का थर्मोस्टेट के नाम से जानते हैं। फ्रिज में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यही थर्मोस्टेट लगाया जाता है। सवाल कई बार साइंस के भी आपसे पूछे जा चुके हैं। जो फ्रिज में तापमान मेंटेन करने का जो काम करता है वो थर्मोस्टेट है। इसी तरह पृथ्वी के वायुमंडल को कंट्रोल, तापमान को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं अगले स्टेप में। संगठन का दूसरा पदार्थ, वायुमंडल के संगठन में, वायुमंडल का संगठन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जलवाष्प पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है धूलिकण। धूलिकण पढ़ना है। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जो धूलिकण है, छोटे से लेके, जैसे आप देखते हो ना, कैसे कमरे में बंद कमरा हो, उसमें कहीं से सूर्य की रोशनी प्रवेश कर रही हो। जब अंधकार से उस लाइट को देखते हैं कमरे में आने वाले, तो देखते हैं कि छोटे छोटे कण उस लाइट में उड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन नॉर्मल आंखों से ये कण दिखाई नहीं देते। यही है धूल कण। अब देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले राख, धूल के कण भी मौजूद होते हैं। ये वायुमंडल के संगठन में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में राख और धूल के कण पाए जाते हैं। कण पाए जाते हैं। मैंने बताया कि जब किसी बंद कमरे में आने वाली रोशनी को देखते हो, ये मान लीजिए कोई बंद कमरा है, इस कमरे में कहीं सुराख से रोशनी आ रही है सूर्य की। आप लोग सब लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। और जब इसको देखते हो ध्यान से, इस रोशनी को, तो इसमें छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस रोशनी में छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई देते हैं। यही
छोटे छोटे कण ही धूल कण हैं। ये वायुमंडल में आए कैसे? कहते हैं जब कोई क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो बिखर कर इसकी राख वायुमंडल में चली जाती है, तो ये बिखरता है, राख वायुमंडल में चली जाती है, राख वायुमंडल में चली जाती है। बच्चा, कहानी दूसरी चली आई कि वायुमंडल के संगठन में जो एस्ट्रॉयड, मिडिट्रॉयड जो वायुमंडल में टूट रहे हैं, उनके राख भी तो वायुमंडल में जा रहे हैं। धरातल के टूटे हुए कण, धरातल के टूटे कण पवन, चक्रवात, प्रतिचक्रवात इत्यादि के माध्यम से भी वायुमंडल में चले जाते हैं, वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। बच्चों, ये वायुमंडल में जो इन घटनाओं के कारण जो ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, वायुमंडल में जो बिखरे हुए ठोस पदार्थ है, वायुमंडल में बिखरे हुए ठोस पदार्थ है, बिखरे हुए ठोस पदार्थ है, बिखरे हुए ठोस पदार्थ है। यही बिखरे हुए ठोस पदार्थ ही धूलि कण के रूप में वायुमंडल के संगठन को पूर्ण करते हैं। अब आप यहाँ प्रैक्टिकल देखिए। मैंने कहा पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है। इस वायुमंडल में तमाम अनेकों छोटे छोटे कण हैं, धूलि कण हैं। तमाम छोटे छोटे धूलि कण हैं, और ये जो धूलि कण हैं ये आए कैसे हैं? या तो कोई एस्ट्रॉयड आके टूटा है, नहीं तो धरातल की चट्टानें, पवन, चक्रवात, प्रतिचक्रवात के कारण ये कण उड़कर वायुमंडल में बिखर गए हैं। इन्हीं ठोस पदार्थों से, वायुमंडल में पाए जाने वाले इन्हीं ठोस पदार्थों से धूलि कणों का निर्माण होता है। बाबू, हम कॉन्सेप्ट पर आधारित क्लास को देखते चले जा रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वायुमंडल में घटने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं ये क्यों घट रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये इसके अंदर जलवाष्प भी है, इसके अंदर जलवाष्प है और धूलि कण है। अब देखो, धूलि कणों का महत्व देख लेते हैं। धूलि कणों का महत्व देख लेते हैं। धूल कण का
महत्व। देखो, जैसे अगर ये वायुमंडल में धूल कण न होते, जैसे ये जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो इन्हीं धूल कणों से मिलकर इन्हीं धूल कणों के चारों तरफ जलवाष्प इकट्ठा होता है। ध्यान से समझना कि जब जलवाष्प ऊपर जाता है तो धूल कणों के चारों तरफ इकट्ठा होके आर्द्रता ग्राही नाभिक का निर्माण करता है। आर्द्रता ग्राही नाभिक का आर्द्रता ग्राही नाभिक का निर्माण करता है। आर्द्रता ग्राही नाभिक का निर्माण करता है। अब आर्द्रता ग्राही नाभिक का निर्माण अगर हो गया तो यही आर्द्रता ग्राही नाभिक के कणों से वर्षा के बूंदों का निर्माण होता है। वर्षा के बूंदों का निर्माण होता है। अगर आर्द्रता ग्राही अगर ये धूल कण न हो और आर्द्रता ग्राही नाभिक का निर्माण न हो तो वर्षा के बूंदों का जन्म नहीं होगा। अर्थात वर्षा के लिए आवश्यक है, वर्षा के लिए आवश्यक है, आवश्यक है, वर्षा के लिए आवश्यक है कि धूल कण हो जिससे आर्द्रता ग्राही नाभिक का निर्माण हो सके। आर्द्रता ग्राही नाभिक का निर्माण हो सके। आर्द्रता ग्राही नाभिक का निर्माण हो सके और वर्षा संभव हो। इसका मतलब ये निकल गया, स्पष्ट कहानी हो गई कि जो वायुमंडल में आप धूल कण देखते हैं, ये धूल कण वायुमंडल में अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आर्द्रता ग्राही नाभिक नहीं मिलेंगे, जो जलवाष्प इसके कणों के अगल बगल इकट्ठा नहीं होंगे, तो आर्द्रता ग्राही नाभिक का निर्माण नहीं होगा। और आर्द्रता ग्राही नाभिक का निर्माण नहीं हुआ तो एक बात स्पष्ट हो गई कि वर्षा के बूंदों का गठन वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से नहीं होगा। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो बताया कि बिना कारण की किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अगर आपके ऊपर कोई 1000 रुपया खर्चा कर रहा है तो आप पिज्जा, बर्गर और खाने से पहले 1000 का खर्चा करवाने से पहले आप 10 बार सोचिए कि उसका कारण क्या है। जिस दिन कारण आपको समझ में आ जाएगा तो वो किसी दूसरे का 1000 रुपये का बर्गर, पिज्जा आपको विष की तरह दिखाई देने लगेगा। क्योंकि दुनिया में सारे नियम फेल हो सकते हैं, लेकिन कथन और कारण और कथन सिद्धांत कभी गलत नहीं हो सकता। कार्य और कारण सिद्धांत कभी नहीं गलत। जब भी दुनिया में कोई भी घटना घटती है, अरे आप विद्यार्थी, आपसे कोई अगर नोट्स भी आके मांगता है तो क्यों? कारण क्या है? अगर आपसे कोई बात करना, कोई मिलना, कोई बुलाना चाहता है कहीं, तो आप एज ए चैतन्य इंसान ये सोचने का प्रयास करें कि
कार्य हो रहा है बुलाने का, तो इसके पीछे कारण क्या है? अगर कारण का विश्लेषण कर लेंगे तो किसी भी अप्रत्याशित घटना से आप अपने आप को बचा लेंगे। यही कार्य और कारण के सिद्धांत पर काम करता है आपका आईएएस। और ये एग्जाम में इसीलिए कारण खोजा जाता है। पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि व्यक्तिगत जीवन शैली के लिए कुछ नॉलेज ग्रहण करें और जीवन को समझे कि किस प्रकार जिंदगी चलती है। आईएएस की समझ विकसित करने के लिए ये कॉन्सेप्ट पर आधारित क्लास है। जो विद्यार्थी नए हो उन्हें मेरा ढेर सारा प्यार। बच्चों, जो नए विद्यार्थी होंगे वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे। मेरे विचारों से अवगत होते रहिए और आईएएस के कॉन्सेप्ट पर अपने विचारों को विश्लेषित करने का काम करिए और अपनी समझ विकसित करिए। समझ से एक दो लाइनें मुझे याद आ गई कि समझ कितनी नासमझ थी जो समझ के भी समझ नहीं आई। समझना जो मैं चाहा समझ को, समझता ही चला गया समझ को। बच्चा, उम्र भर आप समझ को विकसित करते रहते हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि समझ किस प्रकार की समझ होनी चाहिए। बने रहिए मेरे साथ इस लाइव सेशन में, करते रहिए अपने ज्ञान की वृद्धि। इन चंद लाइनों को समझते रहिए और अच्छी लगे तो जीवन में उतारते रहिए। समझ कितनी नासमझ थी, समझ के भी समझ नहीं आई। समझना जो मैं चाहा समझ को, समझता ही चला गया समझ को। विद्यार्थियों, आइए इन सारगर्भित ज्ञान के साथ समझने का प्रयास करिए कि समझ किस प्रकार समझनी है। नहीं तो उम्र बीतती चली जाएगी केवल समझ की तलाश में। चलिए विद्यार्थियों, मेरा ढेर सारा प्यार। जो नए विद्यार्थी वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे ये चलने वाली, प्रसारित होने वाली आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ये क्लास आपको आपके समय पर मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। आप देख रहे हैं लगातार कि धूल कणों के प्रभाव के कारण ही आर्द्रताग्राही नाभिक का निर्माण होता है और ये आर्द्रताग्राही नाभिक ही जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प को अपने चारों तरफ इकट्ठा करके, आकर्षित करके क्या करती है? आकर्षित करके आर्द्रताग्राही नाभिक का निर्माण कर देती है। ये आर्द्रताग्राही नाभिक क्या करते हैं? वर्षा के बूंदों का निर्माण करने में योगदान देते हैं। अगर ये वायुमंडल में धूल के कण न होते तो ये आर्द्रताग्राही नाभिक का निर्माण नहीं होता और वर्षाकारी बूंदों से हम वंचित रह जाते। दूसरा, ये तो पहला इसका महत्व है, पहला महत्व। दूसरे महत्व की तरफ चलते हैं, धूल कणों का दूसरा महत्व। देखिए सेकंड, देखो धूल कण ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये वायुमंडल है। जब और ये वायुमंडल में ये फैले हुए धूल कण हैं। ध्यान से समझिएगा। ये धूल कण जो पृथ्वी के वायुमंडल में फैले हुए, जब कोई अनावश्यक पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एरिया में प्रवेश करता है, मान लीजिए ये कोई क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश कर गया और इसकी गति तेजी से पृथ्वी का धरातल है, इसकी गति तेजी से पृथ्वी की धरातल है और तेजी से प्रवेश करता हुआ टारगेट लेकर आ रहा है धरातल पर टकराने के लिए। तो ये जैसे ही तेजी से एंट्री करेगा, ये जो धूल कण है इसके ऊपर घर्षण करेंगे
जैसे अब ये आगे बढ़ा तो ये इसके ऊपर रगड़ रहे हैं, ये छोटा हुआ, ये छोटा हुआ, ये छोटा, रगड़ते 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 घर्षण का काम करके, रेगड़ का काम करके इस पिंड को धरातल पर टकराने से पहले ही धूल के कणों में इसका समूल विनाश कर देते हैं। अगर ये धूल कण न होते, ये घर्षण करते हैं, जब कोई भटकता हुआ पिंड वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो ये धूल कण इस पिंड के ऊपर घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं और रगड़कर इसे पृथ्वी में टकराने से पहले विनष्ट कर देते हैं। अगर ये धूल कण न होते तो ये जो पिंड, अनावश्यक पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, ये धरातल तक सीधे आता और धरती से टकरा जाता। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ये चमकने लगते हैं, ये स्टार की तरह दिखने लगते हैं पिंड, क्योंकि घर्षण के कारण इनकी परतें उधड़ती हैं। जैसे कोई चाकू पे धार रखवाया है, चाकू पे जो धार रखवाया वो देखता होगा कि एक साइकिल पर एक पत्थर का टुकड़ा गोल गोल नचाया जाता है तेजी से, और तेजी से निकाले के बाद चाकू को धार ऐसे रगड़ा जाता है। चाकू और उस पत्थर के बीच में घर्षण होती है, चिंगारियां निकलती हैं पीछे की तरफ, और लोहे की परत उघड़ कर पतला हो जाता है। और जब वो पतला होता है तो वो धार निकल जाती है, परत दर परत उघड़ के एक पतले धार के रूप में हो जाती है, बदल जाती है, और जो उसका पदार्थ होता है वो घर्षण करके बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार ये धूल कण इस बड़े से पिंड के ऊपर टकराते हैं और पृथ्वी के आने के पहले इसे घर्षण करके इस पर एक चमक बिखेरते हैं, और ये पिंड ऑटोमेटिक छोटा जैसे से आगे बढ़ता है धरातल की तरफ, छोटा होता चला जाता है। अंत में एक छोटा सा पिंड बन के ये पृथ्वी के वायुमंडल में बिखर जाता है। विद्यार्थियों, इन धूल कणों का दूसरा महत्व है ये। अब मैं आपसे तीसरी चर्चा करूंगा। तीसरा महत्व, 3 धूल कणों का, धूल कणों का महत्व। धूल कणों का महत्व कहते हैं इन धूल कणों के कारण ही वायुमंडल में कुछ घटनाएं घटित होती हैं। अगर ये धूल कण न होते तो वायुमंडल में ये एक्टिविटीज, क्रियाएं नहीं जन्म लेती। इन क्रियाओं के होने के पीछे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों की मात्रा ही जिम्मेदार मानी जाती है। सॉरी, देखो, कहते हैं धूल कणों के कारण वायुमंडल में कुछ घटनाएं घटित होती हैं। वायुमंडल में कुछ घटनाएं घटित होती है। अगर ये धूल कण न होते तो ये घटनाएं वायुमंडल में घटित नहीं होती। जैसे प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, विसरण, परावर्तन,
अवशोषण, अवशोषण, प्रकीर्णन, विसरण, परावर्तन, अवशोषण और यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये जो वायुमंडल में घटित होने वाली जो विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक घटनाएं हैं, इनके भी होने के मूल कारण, इनके भी जन्म लेने के जो मूल कारण है, वह यही वायुमंडल में उपस्थित यही विभिन्न प्रकार के क्रियाएं हैं। धूल कणों के कारण ही प्रकीर्णन होता है, विसरण होता है, परावर्तन होता है, अवशोषण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो क्या ये साइंस के टॉपिक आप यहाँ समझना चाहेंगे कि मैं, क्योंकि ज्योग्राफी का दायरा यही समाप्त होता है, लेकिन एज ए टीचर, क्योंकि ज्योग्राफी के टीचर ये कह देते हैं कि ये साइंस का मामला है और साइंस के टीचर ये कह देते हैं कि ये ज्योग्राफी का मामला है, और इन दोनों तथ्यों को समझाने के लिए जरूरी है कि ज्योग्राफी का भी ज्ञान होना चाहिए और साइंस का भी ज्ञान होना चाहिए। साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे कि साइंस में प्रकीर्णन और विसरण की प्रक्रियाओं को एक जैसा समझाया गया है, परिभाषा अगर चेक कर लेंगे, लेकिन अंतर अगर न होता तो इन दोनों का अलग अलग नाम क्यों होता। इसलिए ज्योग्राफी और विज्ञान के दोनों के संयोग से हम ये प्रकीर्णन, विसरण, परावर्तन, अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इत्यादि तथ्यों को समझ पाने में हम कामयाब होंगे। आइए चलिए चलते हैं प्रकीर्णन की तरफ कि प्रकीर्णन क्या है। देखिए, प्रकीर्णन 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 स्कैटरिंग, प्रकीर्णन प्रकीर्णन जो विद्यार्थी नए हो इन टॉपिकों को समझ के ही जाइएगा। देखिए, ये कहाँ घटित होती है? ये घटना पृथ्वी के वायुमंडल में घटित होती है, वायुमंडल में घटित होती है। पहला कॉन्सेप्ट में घटित होती है। क्यों घटित होती है? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में धूलि कणों की उपस्थिति है। धूलि कणों की उपस्थिति, धूलि कणों की उपस्थिति के कारण ये घटना घटित होती है। बच्चों, आगे देखते हैं। देखो, जब ध्यान से समझना, ये सूर्य जी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। ये कोई कण है, धूलि कण है। ये धूलि कण है और सूर्य से
ये किरण आ रही है। और ये सूर्य की किरण आई, मार्ग में ये धूलिकण है, धूलिकण है। कहते हैं जब सूर्य से आने वाली किरण, जब सूर्य से आने वाली किरण वायुमंडल में ऐसे धूलि कण से टकराए, ऐसे धूलि कण से टकराए जो इनका व्यास ज्यादा हो और धूलि कणों का व्यास कम हो, मतलब किरण मोटी हो और धूलि कण छोटे हो। ध्यान से समझना, अंतर बस इतने हैं कि ये जो टकरा रहा है किरण, ये टकराए, किरण का व्यास, किरण मोटी है। जैसे आपके सर पर कोई इतना बड़ा कद्दू पटक दे, बड़ा सा कद्दू आपके सर पर पटक दे, ऐसा मतलब आने वाली जो किरण है वो मोटी है और सामने जो धूलिकण पड़ रहा है वो छोटा है। जैसे आप एक 10 मंजिला बिल्डिंग के नीचे खड़े रहिए और ऊपर से इतना बड़ा कद्दू ऐसा गिराया जाए कि आपके सर के ऊपर आके टकराए, तो कद्दू को किरण मान लीजिए, रोशनी मान लीजिए, रेश मान लीजिए, और ये जो आपका सर है ये कण है। जब सूर्य से आने वाली किरण का व्यास ज्यादा हो, याद रखिएगा प्रकीर्णन क्रिया तब होगी, सूर्य से आने वाले, सूर्य से आने वाले किरण का व्यास ज्यादा हो, ये जो किरण है ये मोटी हो और मार्ग में अपने से छोटे व्यास वाले कण से टकराए, कण से टकराए तो क्या होगा? जब ये कण से टकराएगी तो ध्यान रखना, इसकी जो रोशनी है ये अगल बगल चारों तरफ छिटकेगी, बिखरेगी। टकराने के बाद सूर्य की रश्मियों में, सूर्य की किरणों में बिखरेगी ना। टकराने, छोटा कण है तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, बिखरेगी। सूर्य की किरणों में चारों तरफ बिखराव की स्थिति हो जाती है, चारों तरफ बिखराव की स्थिति पैदा होती है। यही चारों तरफ टकरा के छोटे कणों से, जैसे ये इतनी मोटी किरण है, यहां पे छोटा सा कोई कण टकराया और ऐसे 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 किरणें बिखरी, और इस प्रकार बिखरने वाली किरण ही प्रकीर्णन कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। स्पष्ट हो गया कि प्रकीर्णन की घटना वायुमंडल में तब होगी, प्रकीर्णन की घटना वायुमंडल में तब होगी जब
जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो ज्यादा व्यास की हों और जिस कण से टकराएं उसका व्यास कम हो, तो टकराने के बाद सूर्य की रश्मियां चारों तरफ बिखरती हैं। इसी कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर, कुछ ऐसे फूटेगी टकराकर। फीकने की क्रिया को, बिखरने की क्रिया को हम प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। उदाहरण इसका क्या देखा जाता है? उदाहरण